नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात नोएडा के लापरवाह सिस्टम की, जिसने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली। नोएडा वो शहर जो देश की राजधानी के पास है, जिस शहर को हाईटेक कहा जाता है, जिसे प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है, लेकिन उसी हाईटेक शहर नोएडा में 27 साल का एक इंजीनियर सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गया है। नोएडा के सेक्टर 150 में कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी से भरे गड्ढे में कार समेत गिरने से 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। युवराज शुक्रवार की रात अपनी कार से ऑफिस से घर लौट रहे थे। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी शून्य थी। सड़क पर किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा था जिससे उन्हें सड़क के तीखे मोड़ का अंदाजा लग जाए, और उनकी कार सड़क किनारे बने एक निर्माणाधीन मॉल के 40 फीट गहरे बेसमेंट में जा गिरी। ये बेसमेंट पानी से लबालब भरा था। युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। मदद के लिए चिल्लाने लगे। पिता को फोन किया। पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन लापरवाही सिस्टम का हाल देखिए। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर देर से पहुंची, वो भी बिना इंतजामात के। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गड्ढे में सरिये का हवाला देकर पानी में उतरने से इनकार कर दिया। नतीजा, इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत हो गई। जिस जगह पर युवराज की मौत हुई वहां पहले भी हादसा हो चुका है। उसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदारों ने शिकायत को अनदेखा कर दिया। ऐसे में सवाल है कि अथॉरिटी ने शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हादसे वाली जगह तीखे मोड़ पर इंडिकेटर क्यों नहीं लगे थे? रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर क्यों नहीं पहुंची? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोला था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये दर्द है 27 साल के युवराज के पिता का, जिनके इंजीनियर बेटे की जान नोएडा के लापरवाह बेपरवाह सिस्टम ने ले ली। नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की कार मौत के अंधेरे गड्ढे में समा गई। ये गड्ढा किसी कुदरती आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर की लापरवाही का वो डेथ जोन था जिसे महीनों से खुला छोड़ दिया गया था। और इसी गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज की सांसों की डोर टूट गई। हादसा 17-18 फरवरी की दरमियानी रात करीब 12:10 पर हुआ, जब युवराज गुरुग्राम से ड्यूटी कर अपने घर लौट रहे थे। युवराज ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ पर यूटर्न था। कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए यहां 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था। युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। रात करीब 12:20 पर अपने पिता को फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई। पिता ने फौरन डायल 112 पर घटना की सूचना दी। खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक सिस्टम की नींद खुली, युवराज की सांसें थम चुकी थी। नोएडा प्राधिकरण की घोर लापरवाही के चलते एक इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 के उसी कट पर मौजूद हूं जहां पर उनका ये सब हादसा हुआ है। ये जो रास्ता है देख सकते हैं कि ये जो नोएडा की तरफ से आता है, और कह सकते हैं कि यहाँ से जो सामने से जिस तरीके से शुक्रवार की जो रात की जो घटना है, रात बहुत ज़्यादा फॉग था और वो गाड़ी सीधा यहाँ से आ रही थी और सामने जो है यहाँ पर एक मॉल का बेसमेंट खुदाई हो रही थी और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है। आरोप ये है कि जो बिल्डर है इसने जो है ये नाले को तोड़कर यहाँ बेसमेंट बनाया गया था, जिसका जो पानी लगातार इसमें बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं था, किसी तरह कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था और ज्यादा धुंध और कोहरे के चलते जो उनकी गाड़ी थी इंजीनियर युवराज की, वो डायरेक्ट पानी में चली गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इंजीनियर युवराज मेहता ने करीब 2 घंटे तक अपनी जिंदगी के लिए उस ठंडे पानी के बीच जंग लड़ी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने कैसे उनकी जान ली, अब ये भी समझ लीजिए। युवराज के पिता ने पुलिस को फोन किया, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर देरी से पहुंची। रेस्क्यू टीम बिना तैयारी के मौके पर आई। इसके बाद भी लापरवाही का सिलसिला जारी रहा।
मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ के जवान ठंडे पानी में उतरने से बचते रहे। रेस्क्यू टीम गड्ढे में सरिया का हवाला देती रही। लापरवाही सिर्फ रेस्क्यू टीम की ही नहीं थी, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के अफसरों, जिम्मेदारों ने भी घोर लापरवाही की। नाले के किनारे 90 डिग्री का मोड़, फिर भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा था। तीखे मोड़ को लेकर कोई इंडिकेटर नहीं था। इस जगह पर बिल्डर ने मॉल बनाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नोएडा प्राधिकरण में की थी, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। प्राधिकरण के अधिकारी शिकायत को अनदेखा करते रहे। नतीजा, सिस्टम के गड्ढे ने इंजीनियर युवराज की जान ले ली। तो जो उनकी जो मौत है वो 40 मिनट तक तड़पते रहे और कहते रहे कि पापा मुझे बचा लो, मैं डूबने वाला हूँ। वो जो फोन की जो टॉर्च थी उसको दिखाते रहे, लेकिन वो कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। ये वही पानी भरा हुआ ये बेसमेंट है। फिलहाल जो नोएडा प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए जो नोएडा प्राधिकरण के जेई हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो पुलिस ने भी थाना नॉलेज पार्क में जो 2 बिल्डर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। युवराज की मौत के बाद अफसरों की नींद खुली। लापरवाही पर एक्शन शुरू हुआ। इंजीनियर की मौत मामले में पुलिस ने 2 डेवलपर्स पर एफआईआर दर्ज की है। बिल्डर एमजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस मामले में लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी है। दावा किया जा रहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से, और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है एसडीओ साहब के स्तर से। और अभी प्राथमिक रूप से तो ये घटना पता चली है, उसकी शेष विस्तृत जांच की जा रही है। उसके बाद ये इसी की जांच चल रही है कि ये किसको आवंटित है और क्या करना था उनको, क्यों नहीं किया गया, सबकी जांच चल रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि युवराज की मौत का जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है अफसरों ने मौत का गड्ढा बनने क्यों दिया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन अथॉरिटी ने शिकायत को अनदेखा क्यों किया। हादसे वाली जगह तीखे मोड़ पर इंडिकेटर क्यों नहीं लगाए। सवाल रेस्क्यू और पुलिस से भी है। आखिर रेस्क्यू टीम मौके पर देर से क्यों पहुंची। युवराज की चीख सुनकर भी रेस्क्यू तेज क्यों नहीं हुआ। पानी में उतरने से पुलिस वाले क्यों बचते रहे। और सवाल यह भी, इंजीनियर युवराज की मौत के कितने जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। घटना इतनी भयानक थी कि धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा वहां लगना शुरू हो गया। वहां पर चश्मदीद मौजूद थे मनेंद्र, उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं कि वहां उस रात क्या हुआ था। सिलसिलेवार समझिए। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से 27 साल के युवराज की मौत हो गई पानी में डूबने से। मेरे साथ वो चश्मदीद मनिंदर सिंह मौजूद हैं, जो कि पूरे उन्होंने घटनास्थल पूरा देखा कि कैसे उनकी मौत हुई। उन्होंने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। क्या पूरा वाक्य है, थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग से 16 तारीख की रात की बात है। 16 तारीख की रात की बात है, 12 बजे की। धुंध के कारण युवराज गाड़ी कंट्रोल ना कर पाने के कारण इस जोहड़ में सीधा दाग गया। दागने के बाद उसने अपने पिताजी से कॉल किया कि पापा मैं जोहड़ में गिर गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा हूँ, प्लीज़ मुझे आके बचाइए। उनके पिताजी भी मौके पे ही थे जब वो लड़का डूबा था। लड़का 12 बजे के करीब जोहड़ में गिरा था और कम से कम 1:30 से 1:45 बजे तक वो लड़का जीवित था। उसने फ़ोन की टॉर्च जला जला के खूब बचने की गुहार लगाई है। अगर आप कहोगे कि क्या सबूत है तो मैं तुम्हें टॉर्च की वीडियो दिखा सकता हूँ। लड़के ने टॉर्च मारी है जिस तरीके से गाड़ी के ऊपर बैठकर, सारी चीज़। जब 1.5 से 2 घंटे तक उस लड़के के पास यहाँ पे कम से कम मैं आया, मेरा 1:40 पे ऑर्डर बाजा था। फ्लिपकार्ट में मैं जॉब करता हूँ। 5 बजे से रात के 2 बजे तक मेरी एप्लीकेशन चलती है। तो मैं आया था इधर, मैंने देखा मैं बहुत लोग जाए पर अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। हालांकि सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी 3x6 की। थोड़ा बता सकते जी कहाँ पर थे वो बता दो। हाँ जी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए मेरे साथ, सारी सिचुएशन। सेफ्टी जैकेट भी थी, 3x6 की नाप भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, लेकिन उस बच्चे को कोई उसे बचाने के लिए कोई अंदर नहीं गया। मैं उस टाइम यहाँ पे खड़ा था। यहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों ने सीढ़ी डाली हुई थी, कम से कम 30-40 फुट लंबी सीढ़ी थी, वो डाली हुई थी जहाँ पे ये झाड़ी है वहाँ के तक। डालने के बाद फिर मैं सीढ़ी उतर के मैं सीधा लास्ट वाली घास दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए। रात में 2 बजे मैं उस घास तक गया था।
उस घास पे मैंने हाथ तक लगा, तो मैंने पता क्या सोचा था, मैं ये गाड़ी तो नहीं है टकरी। उस टाइम मुझे छोटी दिख रही थी, थोड़ा थोड़ा दिख रही थी वो छोटी झाड़ी। मैं इसके पास तक गया, मैं शायद गाड़ी है, मैं इसके पास गया था, गाड़ी नहीं थी। ठीक है जी। फिर उन्होंने मुझे टॉर्च का इशारा दिया कि आप सीधे जाइए, सीधे एक बार सीधे देखिए, यहाँ से जैसे सीधे। फिर मैं सीधे गया, फिर उन्होंने बोला राइट जाइए, फिर मैं उधर गया। जो मेरे कमर से रस्सा बंधा हुआ था लगभग 100 मीटर का था, जहाँ तक जब तक रस्सा खत्म नहीं हुआ मैं तब तक गया था। लगभग 30 से 40 मिनट मैंने इसमें सर्च किया था। अगर उसे टाइम से रेस्क्यू किया जाता तो 1% भी वो लड़का मरता नहीं। तो आपने ये बोला था पुलिस से? पुलिस से क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि मुझे आप जाने देंगे अंदर। उन्होंने बोला आप तैरना जानते हैं? मैं कहा हाँ जी जानता हूँ। तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिता से कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा था लड़के का? कुछ उधर से आवाज आ रही थी, क्या बोल रहे थे? पिताजी तो ऐसा बताते, जो यहाँ पे पहले लोग आए थे, पिताजी आ चुके थे, लेकिन पिताजी बहुत ही, मैंने उनकी हालत जो देखी थी एक सदमे टाइप की थी। ना तो वो पुलिस वालों से कुछ कह रहे थे, ना वो फायर ब्रिगेड वालों से कुछ कह रहे थे, ना जो आम लोग कर रहे थे यहाँ पे उनसे कुछ कह रहे थे। वो शांत थे बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से तो वो एक हिसाब से जैसे आदमी टेंशन ज़्यादा ले जाता तो सोच शक्ति खत्म हो जाती है, उस टाइप की उनकी। कब से पड़ा हुआ ऐसे ये लॉकडाउन से पहले, कम से कम मैं बताऊं तो मैं 2018 से 19 से जी। आपसे पहले घटना हुई? हाँ जी, 15 दिन पहले ये दीवार टूटी है, ट्रक की दीवार टूटी हुई है, गाड़ी की नहीं टूटी है, जो कल परसों गाड़ी गिरी है। इस ट्रक का ड्राइवर रात को 1:30 बजे मैंने ही बचाया। अगर मैं ना हूं तो वो ट्रक का ड्राइवर भी डूब के मरता, उस पर भी तैरना नहीं आता था। तो ये थे चश्मदीद मुनिंदर, जो कि गढ़ी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले भी घटना हो चुकी है। यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो पहुँचने शायद अब से पहले यहाँ पर वो आ जाते होते तो युवराज जो हमारे बीच में होता। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि नोएडा प्राधिकरण का जो 2 बिल्डर हैं, इन पर करीब 3,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसको लेकर ये जो इसमें ईडी और जो है सीबीआई इसमें जाँच कर रही है। साथ ही इसको लेकर जो ये प्रोजेक्ट है ये अधूरा पड़ा हुआ है। कैमरामैन मनोज साथ, कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। और हमारे साथ इस मुद्दे पर तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अनुराग कुलश्रेष्ठ सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। सुधीर कृष्णा, पूर्व सचिव शहरी विकास, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित लखानी जी हमारे साथ हैं, वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और DS चौहान, पूर्व DGP यूपी, हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी कंचन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं कंचन का ही रुख कर लेती हूं। कंचन, अभी आपने बताया, जिस तरीके से हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, कि जो ये बिल्डर्स हैं इन पर ईडी और सीबीआई की लगातार ये रडार पर हैं, इसी के कारण ये पूरा काम यहाँ पर अधूरा पड़ा है। और किस तरह की डिटेल्स आई हैं निकलकर इन लोगों के फर्जीवाड़े की? देखिए सोनल, मैं इसको पहले स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा, जो पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 150 का है। और नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते जो 27 वर्षीय जो कि उनकी मौत हो गई है। साथ ही बताना ये चाहूँगा कि वजह केवल यही थी कि वहाँ पर नोएडा प्राधिकरण बिल्कुल तरफ से ध्यान नहीं दे रहा था। और नोएडा प्राधिकरण को अगर इस चीज़ की कुछ भनक होती, क्योंकि अब से पहले भी वहाँ पर जो है 15 दिन पहले एक ट्रक जो है जा घुसा था, और ट्रक जो है ड्राइवर ने सूझबूझकर अपनी जान बचाई थी। तो कहे जा सकता है कि अगर पहले से नोएडा प्राधिकरण इस पर ध्यान दे लेती तो आज जो है 27 वर्षीय इंजीनियर की जान नहीं जाती। सोनल। कंचन, अभी मौके पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर खानापूर्ति चल रही है या कोई सीरियस एक्शन दिखाई भी दे रहा है? देखिए, इस पूरे मामले को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण भी सख्त हो गया है अब, क्योंकि खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने खुद दुख जताया। साथ ही जो ब्रजेश पाठक है, वो डिप्टी CM है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इस पर दुख जताया। साथ ही कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं उनके संज्ञान में पूरा मामला गया। इसको देखते हुए जो नोएडा प्राधिकरण के CEO उन्होंने सूझबूझकर जो JE ट्रैफिक सेल के नवीन कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया था कल ही। साथ ही विभागीय जाँच बढ़ा दी थी और वहाँ पर जो पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी है। और बैरिकेटिंग करके जो है, अगर ये बैरिकेटिंग पहले से की जाती तो आज जो है जो 27 वर्ष के इंजीनियर थे, आज उनकी जान नहीं जाती। जी कंचन, उनके परिवार की स्थिति कैसी है? क्योंकि इकलौते बेटे थे, बहन विदेश में रहती है, पिता के लिए निश्चित तौर पर ये मुश्किल घड़ी है। कैसा है परिवार? कुछ बातचीत हुई उनसे? देखिए, आज हमने उनके पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से गमगीन थे, क्योंकि आज उनकी अस्थियों को लेकर वो हरिद्वार उनका परिवार गया था। उन्होंने कैमरे पर बस यही बोला कि कैमरे के सामने वो आने से बच रहे थे। उन्होंने ये बोला कि मुझे कुछ बात नहीं करनी है अब। मेरा एक बेटा था, वो मेरे हाथों से चला गया और मेरे सामने
खुद उसके जो है प्राण निकले। एक बहुत बड़ा एक बाप के लिए होता है कि जिस तरीके से जो बेटा था उनका ये कहता चला गया, पापा मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। तो कह सकते हैं कि करीब 1.5 से 2 घंटे तक वो तड़पता रहा। और खुद वहाँ पर जो चश्मदीद मुनिंदर है उन्होंने बताया कि वहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद थी, साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने उनको डराया तक। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको ये बोल दिया कि अंदर बहुत गहरा, आप अंदर मत जाइए। तो कह सकते हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग, उन्होंने जो प्रशासन है, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ डायल 112 पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि अगर वो थोड़ी सी मशक्कत कर लेते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। बिल्कुल जान बच सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंचन, तमाम जानकारी के लिए। मैं तमाम मेहमानों का अब रुख कर लेती हूँ। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, हादसा 12 बजे होता है, ये पूरी टाइमलाइन अगर हम देखते हैं 12:20 पर पिता को इस पूरी घटना की सूचना मिलती है, डायल 112 पर फोन किया जाता है, 30 मिनट की देरी पर पुलिस और दमकल वहां पर पहुंचती है और 1:15 बजे, माफ कीजिएगा, 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भारत में ERSS नाम की कोई चीज है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इस नाम की कोई चीज दिखाई दे रही है आपको ये पूरी टाइमलाइन देखने के बाद? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सोनल जी, हमारे पूरे इंडिया का जो एक नेटवर्किंग सिस्टम है, या पूरा जो जैसे आपने टाइटल भी रखा है कि सिस्टम फेल्योर, अभी तक हमारे पास कोई SOP तैयार नहीं की जाती। जब कोई डेथ होती है तो वहां पर इस तरह की ये चीजें चलती रहती हैं कि एक को सस्पेंड कर दिया, एक को इंक्वायरी बिठा दी। इंक्वायरी क्या बिठा दी? क्या नोएडा अथॉरिटी के पास कोई SOP है? पूरे नोएडा में अगर मैं बात करूं तो नोएडा की जो रोड नेटवर्किंग है वो ऑलमोस्ट 95 पर मोर देन 95% रोड नेटवर्क है वो बहुत ही फॉल्टी है, प्रो एक्सीडेंट है। विजिबिलिटी की जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, तो एक होता है स्पीड कामिंग, जैसे ये T पॉइंट था, यहाँ पर नो डाउट के कार की स्पीड शायद बहुत ही ज्यादा थी, जो कि 100 मतलब जोहड़ के अंदर वो 100 से अगर 100 मीटर तक उन्होंने सर्च किया है तो 100 से 150 मीटर तक अगर गाड़ी गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्पीड थी। T पॉइंट पर जो है पहले स्पीड कामिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, फॉगी कंडीशन में भी नहीं, नॉर्मल कंडीशन में भी। नोएडा में जो स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं वो बहुत ही फॉल्टी स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं। उनको हटाने के लिए हम कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ से ये, क्योंकि वो जैसे कि कमर तोड़ू, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था एक बार कि कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर से कैसे पाला पाया जाए। तो जब इनके पास कोई SOP नहीं है, SOP क्यों नहीं डिसाइड करते हैं कि हर केवल जब कोई मुद्दा आएगा, जब कोई डेथ होगी तब वहां पर लकीर को पीटेंगे। उसके पास ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया यही सिस्टम चलता है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना है तो PM CM और सारे लोग उस पर दुर्घटना पर वो करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारी जो लापरवाही है ना पूरे सिस्टम की, ओवरऑल फ्रॉम बॉटम टू टॉप एट PM लेवल, आई से, हमने आज से 11-12 साल पहले गोपीनाथ मुंडे जी को खोया था जी। गोपीनाथ मुंडे जी का एक CBI इन्वेस्टिगेशन भी उन पर चला। उस केस में CBI इन्वेस्टिगेशन ने रिपोर्ट मांगी थी IIT दिल्ली से और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। दोनों ने अपनी 6 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट की CBI को, और दोनों में लिखा था कि इस चौराहे की डिजाइन में फॉल्ट है और यहाँ पर जो वेजिटेशन हो रखा है, वेजिटेशन जो है एज पर द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत डाउन होती है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जी। 12 साल सबके आंसू निकले थे, सब लोग चीखे थे, बड़े बड़े नेता लोग, कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त चला गया। नो डाउट बहुत अच्छे नेता थे वो, टॉप लीडरशिप में उनकी गिनती थी। उसके बाद आज 12 साल बाद उस क्रॉसिंग पर 1% इंप्रूवमेंट नहीं बिल्कुल हुआ। हम वहीं खड़े हैं, आज भी हम वहीं खड़े हैं। सुधीर कृष्णा जी, जो स्मार्ट सिटी होती है उसके कुछ मानक होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, अर्बन सेफ्टी का हिस्सा होता है, हैजर्ड मैपिंग होती है, उसमें क्राउड रिस्क एनालिसिस होता है, हाई रिस्क जोन जो होते हैं उसकी साइन पोस्टिंग होती है, ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन अगर हम इस घटना को देखें तो क्या कोई हैजर्ड मैप आपको लगता है इसमें शामिल किया गया था, और अगर किया गया होता तो क्या ये दुर्घटना होती? कि ये जो आपने बताए हैं स्टैंडर्ड्स, इंडियन रोड कांग्रेस का स्टैंडर्ड है SP 88, ऑडिट ऑफ रोड सेफ्टी, सारी रोड्स का ऑडिट होना है, और उसके अलावा स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं रोड साइनेज के, और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि रिफ्लेक्टिंग टेप आते हैं जो बहुत सस्ते हैं, और वो टेप पूरे शहर में अगर नोएडा के लगाएंगे तो चंद लाख रुपए में सारे शहर में लग जाएंगे। लेकिन मंशा तो हो, अगर मंशा है तो रास्ते निकलेंगे, कोई इतना कॉस्टली नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स हैं वो नहीं जलती रहती हैं, गड्ढे हैं रोड में
मैं तो ये कहूँगा, देखिए कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करना तो गलत है, इसलिए कि पूरी कहानी करनी पड़ेगी कि रोड सेफ्टी कमेटी एक होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, उसके सारे मेंबर्स को चेक करना चाहिए उस मीटिंग में कब चर्चा हुआ, क्या हुआ, उसने क्या रिकमेंडेशन दिए। और दूसरा, जो नोएडा के सीईओ हैं, फोर्थ विद ही शुड बी सस्पेंडेड। वो जिसने जो की गलती के लीडर हैं उनके खिलाफ, वो कह रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी तो उनके खिलाफ होनी चाहिए कि शहर में रोड सेफ्टी के बारे में उन्होंने क्या एक्शन लिया इतने समय में, अगर लिया होता तो दुर्घटना ना होती। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि जो जान चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन एक जान के जाने से अगर लाखों लोगों की जान बच जाए तो कुछ मायने उसका शायद हम निकाल सकें, शायद। और इसलिए जितने शहर हैं भारत के, सबको नोटिस जाना चाहिए भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार के, कि सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर सर्टिफिकेट दें कि उनके यहाँ रोड साइनेज काम कर रहे हैं कि नहीं। सबको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो घटनाएं होती रहेंगी और हम जूनियर इंजीनियर्स को, पुलिस कांस्टेबल्स को सस्पेंड करते रहें। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि जिस एसडीआरएफ के मेंबर्स को पानी में जाने से डर है, जिनके पास सर्च लाइट नहीं है, जो कि देख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी एसडीआरएफ का मतलब क्या है? सीईओ नोएडा और एसडीआरएफ और एक्सक्यूजेस देखिए सर, आप एक्सक्यूजेस देखिए, अंदर सरिया है, पानी ठंडा है। अगर इस तरीके के एक्सक्यूजेस दिए जाएंगे वहां घटना स्थल पर, तो लोगों की सुरक्षा का पैमाना कैसे तय होगा? स्ट्रेट अवे एसडीआरएफ हेड को सस्पेंड करना चाहिए और नोएडा के सीईओ को स्ट्रेट अवे, जिससे लोगों को मैसेज जाए। मैसेज जूनियर इंजीनियर्स को नहीं जाना है, मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं उनको जाना है। बाकी को तो मैसेज जाएगा ही, ऑटोमेटिकली जाएगा। लेकिन जेई को अगर सस्पेंड करेंगे तो सीनियर लेवल मैसेज नहीं जा सकता है, क्योंकि वो समझेंगे कि ये सब जेई तो ऐसे ही होते हैं और उनको सस्पेंड करना ही ठीक बात है, अपने बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो मेरा स्ट्रेट अवे कहना ये है कि इसको जो है फौरन स्ट्रेट अवे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, जिससे कि मैसेज। अभी देखिए इंदौर में क्या हुआ, पानी का कंटेमिनेशन हुआ, कि किसके खिलाफ एक्शन हुआ, वहाँ भी एक जेई को सस्पेंड कर दिया। तो इसलिए वहाँ पर तो म्यूनिसिपल कमिश्नर का ट्रांसफर बस किया है। वाई डोंट सस्पेंड द म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड आस्क, जितने देश के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, आप सर्टिफिकेट दो कि आपके यहाँ का पानी पीने लायक है, वो दूषित नहीं है, पानी अनहेल्दी नहीं है। तभी देखिए, अगर हमको शहरों को बनाना है लिवेबल, जनता को रियल बेनिफिट देना है, तो ये फ्लाईओवर वगैरह बनाना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब मौके मौके पर जान जाती रहेगी तो क्या मतलब है इन सब का? बताइए। जो अर्बन डेवलपमेंट का हमारा फ्रेमवर्क है, सस्टेनेबल हैप्पी सिटीज, वो कैसे बन पाएगा? इसलिए बहुत आवश्यक है कि कठोर कदम लेना है इस समय। अमित लखानी जी, जो अभी तक कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से सुधीर कृष्णा जी भी कह रहे हैं कि जिन लोगों पर कार्रवाई बनती है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और ऐसे में जो असली गुनहगार होते हैं वो बच निकलते हैं। अभी तक जो लीगल प्रोसेस आया इस पूरे मामले में, उसको आप एज अ लॉयर कैसे देखते हैं सर? जी देखिए, नोएडा जैसी जगह पर जहाँ पर रैंपेंट डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत जरूरी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून हो। अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून हो जिसमें सारे मानक, सारे मापदंड हो कि किस तरह से लाइसेंसिंग होगी, क्या उसकी ऑडिट्स होंगे, अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी कंप्लायंसेस कैसे होंगी, और उस पर कड़े से कड़े सजा के प्रावधान हो। जब तक हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है, हम यही देखते रहेंगे कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे होते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं कि सेफ्टी मेजर्स नहीं थे और वहां पर प्रॉपर मार्किंग नहीं थी। कुछ दिन तक चर्चा होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जरूरत यह है कि कड़े कानून हो जो कि इन चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली देख सके। ये जो प्रोजेक्ट है, ये आप देखिए कि जो वहां पर आईटी का जो कॉरिडोर बन रहा है उससे 500 मीटर पे था। क्या ये हादसा रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था, अगर ये जो अथॉरिटीज हैं वो प्रॉपर ऑडिट करती कि आपने लाइसेंस दिया है एक बिल्डर को, वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहां पर क्या ये चीजें फॉलो की जा रही हैं, सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं वहां पर? क्या आप जब आज भी सबसे पहले तो इन बिल्डर्स के लाइसेंसेस कैंसिल करने चाहिए। जब तक ये लोग फॉलो नहीं करते, जो भी प्रॉपर ड्यू प्रोसेस है, इनको लाइसेंसेस नहीं मिलने चाहिए, कड़े से कड़े इनके ऊपर एक्शन होने चाहिए। नहीं तो यही डिस्कशंस होंगी, आज होंगी और कल हम भूल जाएंगे। आज ये युवराज है, कल को हमारे घर का कोई व्यक्ति हो सकता है, हम हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस पे बैठ के चर्चा हो, कानून बनाए जाए। अभी जिस तरीके से एफआईआर हुई है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका कोई दूरगामी परिणाम होगा, और जो बिल्डर्स हैं कुछ समय बाद हम देखेंगे कि कोई ना कोई रीजन देके इससे बाहर निकल जाएंगे और फिर एक और इस तरह का हादसा हो जाए।
तो बहुत जरूरी है कि इसके जो कानून है उसके अंदर देखा जाए कि किस तरह के कानून को लागू करना है। अमित लखानी जी, जब एक प्रॉपर एसओपी नहीं होता तो उसके बिना भी कहीं ना कहीं जो रिस्पांस डिले है वो एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी बन जाता है, नहीं बनता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि सिर्फ एसओपी की बात नहीं है, आप देखिए वहां पे टीम पहुंची है, वो इक्विप्टेड ही नहीं है, वहां के जो उसके जो पर्सनल्स हैं वो ट्रेन ही नहीं है। यहाँ पर एक आम नागरिक नीचे उतर सकता है, लेकिन जो टीम आई है वहां पर, टास्क फोर्स आई है, उनके व्यक्ति नीचे जाने से डर रहे हैं। तो उनके ऊपर सबसे पहले तो एक्शन होना चाहिए कि अगर आपकी एसडीआरएफ की टीम वहां पर आई है और उसके पर्सनल वहां पे मूक दर्शक बन के खड़े हुए हैं, जो आम नागरिक नीचे उतर पा रहा है और वो नहीं उतर पा रहे, तो ऐसी एसडीआरएफ टीम का तो कोई फायदा ही नहीं है ना जी। एक मतलब आप देखिए इसमें सफर कौन करते हैं? सफर हमारे जैसे लोग करते हैं, सफर वो करते हैं जो वहां से रोज निकलते हैं। आज वहां पे जाके बैरिकेडिंग हुई है, ये बैरिकेडिंग पहले क्यों नहीं थी? इतने वहां पर कंप्लेंट्स की गई हैं, उनकी जो आसपास की आरडब्ल्यूएस थी उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेंट्स करी हैं कि यहाँ पर पहले भी हादसे हो रखे हैं, उसके बाद भी वहां के जो एमएलए हैं, नोएडा अथॉरिटी है, नोबडी इज अकाउंटेबल। एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर मर देगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी देगा। कौन अकाउंटेबल है इस मौत का और क्या किया जाए कि और ये बड़ी कमाल की बात है कि घटना स्थल पर भी एक शख्स ये कहता है कि मैं तैरना जानता हूं, तो उसको ये कह दिया जाता है कि ठीक है, तो आप अगर तैरना जानते हैं तो आप चले जाइए। ये देखिए सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि वहां पर इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है वहां खड़े हुए पुलिसकर्मियों का, जो भी टीमें वहां पर खड़ी हैं उनको जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन आम आदमी ले रहे हैं इंसानियत के नाते वहां पर। और हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की, हम आज बात कर रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आप देखिए स्मार्ट सिटीज में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मापदंड होने चाहिए, क्या हम उससे कोसों दूर हैं जी। हम लोगों के पास टीम्स नहीं है, पर्सनल्स नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है, एसओपीज नहीं है, कानून नहीं है। ऐसे में स्मार्ट सिटी तो क्या, आम आदमी जो सड़क पे उतर रहा है वो ही सेफ नहीं है, तो आप स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। डीएस चौहान जी, आपका भी पूरा कार्यकाल रहा है, इस तरीके के केसेस आपने देखे होंगे, कितनी तस्वीर बदली है सर? अगर आप अपने कार्यकाल से जोड़ें और यहाँ तक आ जाएं हम इस केस तक, तो आपको क्या लगता है क्या बदला? देखिए, इस जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है, और इस तरह का प्रीशियस ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। नागरिक टैक्सेस देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि उनको ही मूलभूत सुविधाएं मिल सके। यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। इस घटना के 3 पहलू हैं। पहला बिल्डर है, दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो नोएडा अथॉरिटी है, और तीसरा इमरजेंसी रिस्पांस है जो पुलिस और फायर सर्विस का होता है, एसडीआरएफ का होता है। एसडीआरएफ पुलिस डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, और तीनों स्तर पर आउटराइट नेग्लिजेंस है। बिल्डर ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, अथॉरिटी ने उसको रेगुलेट नहीं किया, और पुलिस डिपार्टमेंट का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बहुत पुअर था। एसओपी की बात हो रही थी, एसडीआरएफ के पास में प्रॉपर एसओपी है, पुलिस के पास प्रॉपर एसओपी है। डायल 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का पहला स्टेप है, उसके पास एसओपी है, और एसओपी का पालन नहीं किया गया। ऐसे मैंने अपने करियर के दौरान बहुत सारे दृष्टांत देखे हैं जहां पुलिसकर्मियों ने, अकेले पुलिसकर्मियों ने ऐसी जगह पे, नदी पे, तालाब में कूद के नागरिकों की जान बचाई है। इस केस में क्यों नहीं गए? ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है। और नोएडा में वी हैव ए टफ पुलिस कमिश्नर। मुझे पूरा विश्वास है कि शी विल कम डाउन हेविली ऑन सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज जो पानी में उतरने से डरते हैं, जो कहते हैं कि पानी ठंडा है, बहानेबाजी करते हैं, या कहते हैं कि हमें तैरना नहीं आता। एसडीआरएफ में उसी आदमी को लिया जाता है जिसको तैरना आता है जी। पुलिस में कांस्टेबलरी में बेसिक एग्जाम होता है कि उसको स्विमिंग आनी चाहिए जी। तो स्विमिंग का नहीं आती, ये बहाना नहीं बना सकते जी। और अगर सबने अपना रोल पूरा किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चा बच जाता जी। इतना काबिल बच्चा, उसका जाना ये बहुत ही दुखद है। एंड अथॉरिटी शुड कम डाउन हेवीली ऑन सच एरेंट एम्प्लॉयज, सच एरेंट बिल्डर्स। नोएडा पुलिस शुड अरेस्ट दीज बिल्डर्स इमीडिएटली, पुट देम बिहाइंड बार्स। उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और
जो चेन में इन्वॉल्व है, सुपरवाइजरी ऑफिसर से लेके, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का ठीक से सुपरविजन नहीं कर रहे हैं। अभी अनुराग जी ने कहा कि जेई को सस्पेंड, उनके सुपरवाइजरी चेन है, उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। जब लोग बता रहे हैं कि वहां इस तरह से ब्लाइंड मोड है, साइनेजेस नहीं है, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए कि वहां साइनेजेस क्यों नहीं है। आप रोलिंग करते हैं, आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर नहीं वहां सुधार हो रहा है तो वो सड़क टेम्पररी वहां ब्लॉकेट लगानी चाहिए, ताकि नागरिकों को पता चले कि भाई वो आप ब्लॉकेट लगा दें। मैं लौटूंगी सर आपके पास, आप सभी सम्मानित मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। नोएडा हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। हादसे की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 5 दिन में सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए लगाई गई है। हादसे की जांच के लिए 5 दिन में सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। तो अब इस पूरे मामले पर सीएम ने भी एक्शन लिया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा हादसे पर अब 5 दिन में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। और इंजीनियर युवराज की मौत से लोगों में आक्रोश है। नोएडा में जहां युवराज रहते थे, वहां लोग मांग कर रहे हैं कि लापरवाह नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारे सहयोगी कंचन ने लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। सेक्टर 150 में हुआ हादसे से पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे शिकायत की थी। साथ ही नोएडा प्राधिकरण को भी शिकायती पत्र उन्होंने दिया था। इनसे बात करते थे। सर, आपने किसको शिकायत दी? हम कंटिन्यूस शिकायतें कर रहे हैं, अथॉरिटी को शिकायतें करी है। हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी आगे शिकायतें हमारी पहुँचाई हैं, बट कोई खास आप देख सकते हैं रिजल्ट निकल नहीं रहा, जिसका ये नतीजा है कि आज हमारा एक भाई हमारे बीच में नहीं रहा है। 1.5-2 घंटा वो बच्चा चिल्लाता रहा, आप पहुँच गए यहाँ पे, आप उसे बचा ही नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन, पुलिस भी पहुंच चुकी थी, सब पहुंच गए, लेकिन क्यों बचा नहीं पाए? इसका क्वेश्चन पूछे ना, कोई बचा क्यों नहीं पाया? मैं कहता हूँ आने को यहाँ पे 1 लाख बंदा आके खड़ा कर दो, लेकिन अगर एक स्टेप लेके आगे जाके कोई बचाने वाला ही नहीं है तो पहुंचने का और खड़े होने का फायदा क्या है? यहाँ पे अभी लास्ट टाइम पिछले सीजन पे भी एक गाड़ी सेम एज इट इज सिचुएशन में वहाँ वाले उस पे वहाँ आई, लेकिन उसकी किस्मत ही थी कि वो अटक गई इसमें नाले में। हम लोगों ने खुद किया, मैं यहाँ गोदरेज में वर्किंग हूँ, हम लोग रुके वहाँ पे, वो शाम का टाइम था, वो हम लोग रुके और उसको गाड़ी को निकाला वहां से, वो बंदे सेफली, क्योंकि इसकी वजह से रुक गए वो। ये गाड़ी डायरेक्ट पहुंची यहाँ पे। आए दिन बाइकें भी, काफी बाइकें भी गिरी हैं इसमें। फॉग में बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, 0 विजिबिलिटी है, तो उसमें क्या दिखेगा? यहाँ पे सारी हाई राइज अच्छी सोसाइटियां, अच्छी सोसाइटीज हैं और वहाँ पे जा रही हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की ये लापरवाही के कारण ये घटना हुई है। ये टोटली प्रशासन की लापरवाही है। जब ये लैंड एक्वायर किया जो बिल्डर ने, तो बिल्डर तो बनाया भी नहीं, और ये पूरा ऐसे पैच को खोल गड्ढा करके छोड़ दिया, और ये काफ़ी गहरा गड्ढा है। आई थिंक 20 से 25-30 फीट गहरा गड्ढा है। ये पहले भी घटना, एक ट्रक गिर गया था, उसका ड्राइवर को बड़ा मुश्किल, हाँ, उसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं। उस घटना के बाद भी प्रशासन जागा नहीं, न बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, नहीं यहाँ पे बैरिकेटिंग हुई। घटना को हम देखते हैं तो घटना को देखते हुए ये हम कहेंगे कि ये सरासर जो है बिल्डर की कमी है, ये बिल्डर की बदमाशी है। उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए कि ताकि और फ्यूचर में कुछ ऐसी घटना ना हो। अगर उसने यहाँ पे अगर नहीं बनाना था तो गड्ढे को भर दिया होता या ऊंची दीवार कर दिया होता तो ये नौबत आती ही नहीं। आज एक हुआ, एक दिन पहले भी मैंने सुना कि ट्रक का कुछ ऐसा, ट्रक आके फंस गई। भाई ऐसा अगर एक बार प्रशासन को भी देखना चाहिए था कि अगर ट्रक आके फंसी तो इमीडिएट इस चीज़ को कवर कर देना चाहिए था, यहाँ पे दीवार खड़ी कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं थोड़ी सी लापरवाही प्रशासन की भी रही और बिल्डर का तो है ही 100%। कोई घटना जो हुई तो बहुत दर्दनाक हुई है। एक पिता ने अपने बेटे को लाइव मौत के सामने देखा है, तो उससे बड़ी कोई घटना क्या होगी। किसी भी प्रशासन के किसी भी एक इंसान की हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, तो वो दाकने के बाद उसको क्या मिल रहा है, इंटरनली प्रेशर फील कराया जा रहा है कि प्लीज रिमूव, डोंट फेस द मीडिया, रिमूव फ्रॉम द इंसिडेंट एरिया, है ना। आफ्टर दैट द सिचुएशन इज गोइंग वेरी रॉन्ग ना, एक्सप्लोटेशन हम फील करेंगे ना इसको। ये तो एक स्पॉट है, ऐसे कई स्पॉट हैं जहाँ पर कि इन सोसाइटी के सीवेज का पानी गिराया जा रहा है। हेल्थ हजार्ड फैल रहा है इस पूरे इलाके में, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही अथॉरिटी। आज ये घटना घटी है, कल को हो सकता है कि ऐसा एपिडेमिक कुछ हो जाए यहाँ पर कि 50-100 आदमी बीमार पड़ जाए, मर जाए। ये देखना किसका काम है? आप लोग यहाँ पर अभी ऑन स्पॉट खड़े हो, आप लोग आगे बढ़ो, ATS लीग रेंडियोज के पीछे
टाटा के सामने जो भी फील्ड है सारे में सीवेज का पानी भरा हुआ है। इस पर अथॉरिटी का ध्यान नहीं जाता है। जो बोलते कि अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर आते हैं, नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा है, ना ही कभी मुलाकात हुई है। आते होंगे वो, घूम के चले जाते होंगे, हम लोगों से मुलाकात नहीं हुई है। बस तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर पर आरोप ये है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो आते हैं लेकिन वो इस तरफ उनका ध्यान नहीं देता। साथ ही जो मुनिंदर के भाई हैं उन्होंने भी बात की हमसे, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि हम पर प्रेशर आ रहा है और लोग ये बोल रहे हैं कि आप मीडिया के सामने मत आइए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपसे सवाल ले लेती हूँ। ERSS का के बहुत सारे फीचर्स हैं सर, वो ऑटो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, आपकी लोकेशन वहाँ पर चली जाती है। जब उनके फादर ने कॉल किया होगा तो उनकी भी लोकेशन ट्रेस हुई होगी। उसके बावजूद बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक का दे देते हैं, कभी वेदर का दे देते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ आपको कितने विश्वास के लायक दिखाई देते हैं कि क्या इनमें कोई दम दिखता है? सोनल जी, इसमें दम तो नहीं है क्योंकि सिस्टम ही हमारा इस तरह से है कि आज मैं अगर कंप्लेंट करता हूँ कि किसी भी तरह की पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तो सबसे पहले टालने की कोशिश की जाती है। नंबर 2, इस तरह की कोशिशों, इस तरह की कॉल्स पर पुलिस वहां पर पहुंचती है लेकिन पुलिस वहां पर इक्विप्ड नहीं है। दूसरा, NDRF की टीम का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर सुन ही रहे हैं सबसे कि वो कूदने से मना कर दिया, ढूंढने से मना कर दिया, ठंड है। लेकिन इसके साथ में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग पोस्ट क्रैश केयर, पोस्ट क्रैश एविडेंस पर हम लोग ध्यान देते हैं लेकिन प्री क्रैश पर हम लोग कभी फोकस नहीं करते हैं। मैंने बोला कि 99% इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा का फॉल्टी है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। फॉर्चुनेटली अभी हमारे सुधीर जी ने बोला कि रोड सेफ्टी कमेटी है। फॉर्चुनेटली आई एम द मेंबर ऑफ दैट कमेटी इन नोएडा। दिस रोड सेफ्टी कमेटी और नोएडा अथॉरिटी में कोई दूर दूर का रिलेशन नहीं है। हार्डली एनीवन इज अटेंडिंग दीज रोड सेफ्टी कमेटीज फ्रॉम नोएडा अथॉरिटी। काफी बार हम लोग रोड सेफ्टी ऑडिट के बारे में बात कर चुके हैं लेकिन जैसे ही वहां पर बात आती है तो सीधा नोएडा अथॉरिटी के पास, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। नंबर 2, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या ये SIT की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनी थी इन एक्सीडेंट्स के ऊपर रिड्यूस करने के लिए, आज से 11-12 साल हो चुके हैं उसको। अभी तक वो लोगों ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी में जो है ना एक टीम होनी चाहिए जो कि एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेगी। पिछले 12-14 साल से वो चीख रहे हैं, आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में आज तक वो कमेटी नहीं बनाई गई। फुटपाथ फैसिलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वहां पर बोल चुका है कि SOP बनाओ, हर स्टेट को SOP बनानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को SOP बनानी है, बट कान पर जू नहीं रहेंगी किसी के पास। क्योंकि यहाँ पर कोई भी, जैसे जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो सिस्टम बनाया, स्मार्ट सिटी के लिए कोई SOP है ही नहीं। जिस स्मार्ट सिटी में जिसका मन करता है वो एक खड़ंजा बना दिया, 20 रेड लाइट सिग्नल्स लगा दिए, किसी ने जो है स्ट्रीट लाइट लगा दी, किसी ने नदी का किनारा बना दिया। मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पर भी कोई SOP नहीं है कि आपने रोड, अगर क्रॉसिंग्स डेवलप करनी है, अगर रोड्स डेवलप करनी है, लोगों की लाइवेबिलिटी बढ़ानी है तो वहां पर कोई काम किया जाए। तो दैट्स व्हाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली फेल्ड। दूसरा आता है कि जब, जैसे कि बताया गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की तरफ से भी, मैं पुलिस के ऊपर स्पेशली बोलना चाहूंगा कि 99% केस में पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर और वो अथॉरिटी को सूचित करते हैं कि यहाँ पर इस तरह के चेंजेस होने चाहिए। ये हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी आयरनी है हमारे देश की कि एक नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट जो कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। और ये भी बड़ी हैरानी की बात है अनुराग जी, जिस तरीके से DS चौहान जी भी बता रहे हैं, SDRF की जो ट्रेनिंग होती है उसमें तमाम तरह की मापदंड उनके होते हैं, उनको तैरना आना चाहिए, ये तमाम बातें उनको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसके बाद ही वो टीम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों को हायर कर लिया जाता है जिनको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग अगर पोस्ट क्रैश पर बात करते हैं ना जब, तो वहां पर काफी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो यहाँ पर थी। आप एक समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक दीवार तोड़कर, नाला फांद कर एक गाड़ी जो है 100 मीटर आगे जाके गिरती है तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी। मैं यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी बोलना चाहता हूँ, आपने शायद अभी 1 महीने पहले कवर भी किया होगा जब धुंध स्टार्ट हुई थी यहाँ पर और काफी सारे एक्सीडेंट हुए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि पुलिस द्वारा जो स्पीड तय की गई रिड्यूस करके 75, मतलब इज इट ए जोक? बिल्कुल।
कि आप एक जीरो बहुत विजिबिलिटी में आप important 75 की point आप स्पीड उठा को रहे हैं, फोकस सर। कर रहे हैं। तो दिस इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो। जी। और पुलिस को नो डाउट कि पुलिस को ही आगे आना पड़ता है यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स के केस में, इस तरह की घटनाओं में। तो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है कि उनको रोड सिस्टम के बारे में कैपेसिटी बिल्ड की जाए, क्योंकि अभी जी। प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी है लेकिन टेक्निकल कैपेबिलिटी से उनको जो है ना अवगत कराया जाए, जी। जिससे कि वो सही सूचना इस टेक्निकल डिपार्टमेंट में, फॉर्चुनेटली ये मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सारे सजेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट को देता है। और ये पूरे इंडिया में ये सिस्टम चल रहा है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमारा, पीडब्ल्यूडी या फिर नोएडा अथॉरिटी या इस तरह की अथॉरिटीज हैं, दे आर जीरो। जी। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी ऑडिट एंड ऑडिट्स। अगर कोई घटना होगी ऑडिट होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ऑडिट होगी। अगर आप खुद इंजीनियर हैं तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या एसओपीज हैं और कैसी सड़क बननी चाहिए, यहाँ पर किस तरह की सावधानियां अपने सड़क पर लानी चाहिए। मैं उसके लिए शिकायत क्यों करूं? अगर कोई एक्सीडेंट्स होता है तो वहां पर एक्सीडेंट्स के लिए मुझे मोमबत्ती लेके क्यों मैं भागूं? बिल्कुल। तो अगर एसओपी डिसाइडेड है तो दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड दे हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। एंड नोएडा अथॉरिटी को सुधीर रोड कृष्णा जी सेफ्टी से मैं कमेटी इसका का पार्ट जवाब ले बनना लेती हूँ। चाहिए। सुधीर कृष्णा जी लगातार कह रहे हैं कि एसओपी की दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से एसओपी है, लेकिन बावजूद इसके जो सवाल अनुराग कुलश्रेष्ठ जी उठा रहे हैं वो सवाल बिल्कुल वाजिब है। सुधीर जी खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो इनका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका उत्तर जो है वो हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं जो पूर्व में हुई हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है, यह वजह नहीं है कि एसओपी नहीं है। आपको मैंने बताया कि आईआरसी का बाकायदा स्टैंडर्ड है, मैनुअल ऑन ऑडिट ऑफ रोड सेफ्टी। इससे अच्छा डॉक्यूमेंट कोई मिलेगा नहीं, बिल्कुल रेडीमेड डॉक्यूमेंट है, उसको कोई पढ़े और उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट फिट टू होल्ड द पोजीशन। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है सर? ये भी तो देखना होगा ना हम लोगों को। एक ही तरीका है, सालों से सबने देख लिया है, चीजें नीचे जाती जा रही है, पैसे सरकार खर्च करती जा रही है। जितना पैसा शहरों के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में आ रहा है पिछले 10-15 सालों में, उतना पिछले 50 सालों में अगर आप रुपए को उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाए तो भी उसका 1/10 भी नहीं मिला पिछले 50 साल में, जो पिछले 15 साल में मिला होगा जब से जेएनएनयूआरएम आया, जब से। लेकिन जो शहरों की हालत है, गंदगी, कचरे का हाल देखिए, रोड के पॉटहोल्स का हाल देखिए, स्ट्रीट लाइट का लग तो जाएगी नहीं लेकिन वो जलेगी नहीं। उसका एक ही तरीका है इस समय कि जो हेड हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लेना पड़ेगा। बाकी अपने आप वो, बिकॉज दे हैव टेक एक्शन अगेंस्ट देयर सबऑर्डिनेट्स, जब हम हेड के खिलाफ एक्शन ही नहीं लेंगे तो सबऑर्डिनेट बेचारे दबते रहेंगे इधर उधर। सबऑर्डिनेट ज़्यादा है कि एक दो को आपने सस्पेंड किया उससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हेड पर एक्शन लेंगे तो ये खबर फैलेगी, सब अलर्ट होंगे, तब चीज़ें बनेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे आवश्यक है सरकार को एसआईटी बनाएं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन एसआईटी को बनाने के साथ साथ सीईओ नोएडा एंड डीजी और जो भी हैं उसके, जो भी हेड कहलाते हैं एसडी, उनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए। एसआईटी अपना काम करती रहे लेकिन साथ दोनों को सस्पेंड करने से आप देखिए इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा सिस्टम एकदम से। और नहीं करेंगे तो वो एसआईटी की रिपोर्ट, तो जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, जैसे हमारे कॉलीग बता रहे थे अभी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इस देश में वैल्यू खत्म होती जा रही है, एसआईटी की रिपोर्ट का क्या होगा? तो कोई मजा आशा, तो ये मुझे शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है इस समय, विद ए पॉजिटिव माइंडसेट कि हमको सुधार करना है और जनता को ध्यान में रखना है। ये बहुत जरूरी है, ना पैसे की कमी है ना एसओपी की कमी, इस समय दिल की कमी है। डीएस चौहान जी से मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ। जो एसआईटी की बात आपने कही है, मुख्यमंत्री की तरफ से एसआईटी गठित करने की बात कही गई है सर, 5 दिन में रिपोर्ट भी मांगने की बात कही गई है, लेकिन ये कितना काफ़ी दिखता है इन केसेस में कि एसआईटी गठित हो जाएगी तो क्या कोई आपको लगता है कि बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा या जाँच जो है वो पूरे तरीके से निष्पक्ष सामने आ जाएगी? देखिए, एसआईटी को तो तुरंत घटनास्थल पे पहुंचना चाहिए, दे शुड रश देयर विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि जितना टाइम लॉस होगा एविडेंस सारा हटा दिया जाएगा। उसके बाद में उनको 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लापरवाही किस किस स्तर पर है। और जैसे आज की सभा में बोला जा रहा है, सभी विद्वान लोग बोल रहे हैं, इट इज नॉट सफिशिएंट टू जस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट जूनियर्स। सभी जो चेन में, लाइन में है, सबको अकाउंटेबल करना चाहिए और तभी जो है जनता के मन में आप विश्वास क्रिएट कर पाएंगे कि आप इस घटना को लेके बहुत सीरियस है और आप करेक्टिव मेजर्स लेना चाहते हैं।
और जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट में एसआईटी को रिपोर्ट देनी चाहिए जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस प्रोवाइडर, रेगुलेटर राइट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आप जनता में विश्वास कायम कर पाएंगे। अदरवाइज I see that there is lot of loss of faith in the citizens. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमित लखानी जी, यूजुअली क्या होता है कि नेग्लिजेंस के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक रीजनेबल जो डिले होता है कहीं ना कहीं, उसमें नेग्लिजेंस के मामले दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाई देता है कि 30 मिनट्स का आपका बेंचमार्क है, बट उसके बावजूद जो है आप वहां पर पहुंचते हैं 1.5 घंटे की देरी से, तो ये जो ग्रॉस नेग्लिजेंस है इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हर जगह इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, जैसे सुधीर जी ने भी कहा और चौहान जी ने भी कहा कि एसओपीज हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एसओपीज सिर्फ फाइलों में दबके रह गए हैं। ऐसे एसओपीज का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आज एसआईटी का गठन हुआ है तो मैं तो आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एसआईटी का जो भी फाइंडिंग्स हो उसके बाद क्या क्या बदलाव लाने हैं। आज ये जो नुकसान हो गया है इसको तो देखिए रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो बच्चा चला गया आप उसको दोबारा नहीं ला पाएंगे, उस परिवार का दुख आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे के हादसे ना हो उसके लिए क्या कड़े कदम उठाने हैं। और जो इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट फ्रॉम जो वहां के बिल्डर्स हैं उनके ऊपर तो डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस का केस होके मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है अमित लखानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं कि आखिरकार दुर्घटनाओं के बाद ही हम क्यों जागते हैं, हाथों में मोमबत्तियां लेकर हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रशासन को मशाल की तरह क्यों नहीं जगा पाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस घटना के बाद भी उठकर सामने आ रहा है।